हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, जो कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। जितने सारे स्टूडेंट्स 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज का ये मॉडल सेट। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए क्योंकि ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में मन के किन किन पदार्थों से बनाए जाते थे। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए कि हड़प्पा सभ्यता में मन के किन किन पदार्थों से बनाए जाते थे। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या दिया गया है। ओके, तो आंसर दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में मन के जो है अनेक पदार्थ से बनाए जाते थे। ओके, हड़प्पा सभ्यता में मन के जो है अनेक पदार्थों से बनाए जाते थे। उन पदार्थों में अर्ध बहुमूल्य पत्थर, सेलखड़ी, फयानस, मिट्टी, तांबा, कांसा, सोना, शंख इत्यादि प्रमुख थे। ओके, ये विभिन्न आकार के होते थे, जैसे चक्र आकार का, और जैसे बेलनाकार यानी कि बेलन के आकार का, जैसे गोलाकार गोल होता था, या ढोलाकार या ढोल के आकार का होता था। इस तरह के आकार में होते थे। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता में मन के किन किन पदार्थों से बनाए जाते थे, तो इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं और अपना 2 से 3 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, कह रहा है कि अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के थे। ओके, उनके नामों को लिखकर। तो आंसर दिया गया है कि अशोक के अभिलेख मुख्यतः 3 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? मुख्यतः 3 प्रकार के थे। नंबर 1 स्तंभ अभिलेख, बी में आपका शिलालेख, और नंबर 3 में आपका गुहालेख। स्तंभ लेख के भी 2 रूप थे। स्तंभ लेख के भी कितने? 2 रूप थे। पहला लघु स्तंभ लेख एवं वृहत स्तंभ लेख। शिलालेख भी लघु एवं वृहत दोनों रूपों में थे। गुहालेख प्राय पठारों को काटकर बनाए गए होते थे। गया में अशोककालीन बराबर की पहाड़ी एवं नागार्जुनी पहाड़ी गुहालेख के रूप में मौजूद है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख सकते हैं कि अशोक के अभिलेख मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, उनके नामों को लिखें। तो इसका राइट आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि प्राचीन संहिता में वर्णित विवाहों के कितने प्रकार थे। तो प्राचीन संहिता में वर्णित विवाहों के कितने प्रकार थे, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या दिया गया है। इसका आंसर कह रहा है कि धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों जैसे वधायन, धर्मसूत्र, मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। ओके, ये है नंबर 1 ब्राह्मण विवाह, 2 देव विवाह, सी आर्ष विवाह, और नंबर 4 में है प्रजापति विवाह, नंबर 5 में आपका असुर विवाह, नंबर 6 में आपका गंधर्व विवाह, 7 में आपका राक्षस विवाह, और नंबर 8 में आपका पैशाच विवाह। यानी ये 8 प्रकार की विवाह है। ओके, इन विवाहों में से 1 से 4 तक मान्य विवाह है। यानी कि इन विवाह में नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक जो है ये क्या है, आपका मान्य विवाह है, और 5 से लेकर जो 8 तक है ये आपका अमान्य विवाह माने जाते हैं। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं कि प्राचीन संहिता में वर्णित विवाहों के कितने प्रकार हैं। अगर ये आपका क्वेश्चन आ जाता है 2 से 3 मार्क्स का, तो आप इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है आपके स्क्रीन में। सवाल नंबर 4 में है कि कह रहा है कि 4 में सुलह ए कुल की नीति क्या थी। सुलह ए कुल की नीति क्या थी। देखिए इसका आंसर क्या दिया गया है। कह रहा अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। ओके, इसका अर्थ होता है सबसे शांति और मेल जोल रखने का सिद्धांत। यानी सुलह ए कुल का अर्थ क्या होता है, सबसे शांति और मेल जोल रखने का सिद्धांत। अबुल फजल सुलह ए कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला मानता था। सभी अधिकारियों को प्रशासन में सुलह ए कुल की नीति अपनाने के निर्देश दिए गए थे। यानी कि आपका क्वेश्चन अगर आ जाता है 2 से 3 मार्क्स का कि सुलह ए कुल की नीति क्या थी, तो इनके बारे में आप अगर इस तरह से लिखते हैं तो आपका 2 से 3 मार्क्स आपका पक्का हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। ओके, चलिए आप क्वेश्चन नंबर अगला है। कह रहा है कि कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय लिखिए। यानी कबीरदास जी का क्या है, संक्षिप्त या छोटा सा क्या देना है, उनके बारे में परिचय देना है। देख लेते हैं आंसर में क्या दिया गया, किस टाइप से देना है आपको आंसर अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो देखिए आंसर दिया गया है कि कबीरदास का जन्म सन 1425 ईस्वी में हुआ था। वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप नीमा को बच्चा मिला। तत्पश्चात उनका पालन पोषण दंपति नीरू और नीमा के द्वारा किया गया। उन्होंने ही बालक का नाम कबीर रखा, जो अरबी भाषा का शब्द है। यानी कबीर जो है किसका, अरबी भाषा का शब्द है। ओके, कबीर का अर्थ महान होता है। कबीर का अर्थ क्या होता है, महान होता है। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के भक्त कवि थे।
ओके, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर अत्यधिक बल देकर समाज में क्रांतिकारी विचार प्रतिपादित किया। इसके बारे में अगर कबीर के बारे में आ जाता है क्वेश्चन कि कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय लिखे, तो आप इनके बारे में इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं और अपना 2 से 3 मार्क्स का, अगर 2 मार्क्स का रहता है तो 2 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, या फिर 3 मार्क्स का रहता है तो आप 3 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सो इस वीडियो को अच्छे से आप रीड कर लीजिए, पॉज करके इस वीडियो को, सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला सवाल है आपका कि कस्बा और गंज में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि कस्बा और गंज किसे कहते हैं, इसके बारे में अंतर स्पष्ट करना है। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, हो सकता है कि आपके एग्जाम में 2022 के एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो देखिए आंसर देख लेते क्या दिया गया है। कि कस्बा ग्रामीण इलाके में एक छोटे नगर को कस्बा कहा जाता है जो सामान्यतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है, जबकि गंज एक छोटे अस्थायी बाजार को गंज कहा जाता है। ओके, कहते कस्बा और गंज दोनों कपड़ा, फल, सब्जी तथा दूध उत्पादन से संबंधित थे और विशिष्ट परिवार तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह से आप कस्बा और गंज के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरह से मतलब अगर लिख लेते हैं तो आपका 2 से 3 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाता है और अच्छा मार्क्स आ जाता है आपका। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट था। तो इस वीडियो को पॉज करके आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।